नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का स्वागत है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला मैं शुरू करने जा रहा हूँ। आपने नाम सुना है दिल्ली सल्तनत का। आपने ये भी सुना है कि दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश हैं, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। उसके बारे में मैं आपको बहुत ही विस्तार से समझाने वाला हूँ। अगले आधे घंटे का सेशन रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं दिल्ली सल्तनत की। अगर दिल्ली सल्तनत की बात करें तो आप एक शब्द देखिए, एक वर्ड मैं बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूँ। पहला शब्द है मेरा दिल्ली और अगला शब्द है सल्तनत। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों, आप लोग बहुत पढ़ते हो और उसको समझने में दिक्कत आती है। वो दिक्कत का सामना ना करना पड़े इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। दिल्ली सल्तनत अंग्रेज़ी में भी लिख देता हूँ, तो अंग्रेज़ी में लिखूँगा तो अंग्रेज़ी में क्या नाम आएगा, तो इंग्लिश में नाम आएगा दिल्ली सल्तनत। देखते हैं दिल्ली सल्तनत है क्या। देखो, सबसे पहली बात तो दिल्ली एक जगह है। सहमत हो कि नहीं सहमत हो? फर्स्ट ऑफ ऑल दिल्ली क्या है? दिल्ली इज़ अ प्लेस। दिल्ली एक जगह का नाम है। आप दिल्ली घूमने गए हो कि उसी दिल्ली की बात कर रहे हैं। उसी दिल्ली को अपना प्रशासन का केंद्र बनाया, सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसी दिल्ली को क्या बनाया? अपना प्रशासन का, अपने शासन का केंद्र बनाया। तो दिल्ली को प्रशासन का केंद्र बनाया। और प्रशासन का केंद्र बनाया किसने? सुल्तानों ने। तो दिल्ली को अपने शासन का केंद्र बनाया सुल्तानों ने। और सुल्तानों ने जब दिल्ली को केंद्र बनाकर शासन करना शुरू किया तो उस दौरान कुछ व्यवस्थाओं की शुरुआत की। और उस दौरान जो व्यवस्था स्थापित हुई उसी को कहा गया सल्तनत। तो सुल्तान से बना है सल्तनत। तो दिल्ली को केंद्र बनाकर सुल्तानों ने जो शासन व्यवस्था स्थापित की है उसी को कहा गया है सल्तनत। तो इस तरीके से एक शब्द निकल कर आया, दिल्ली सल्तनत। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि दिल्ली को केंद्र बनाकर सुल्तानों ने जो शासन व्यवस्था स्थापित की है उसी को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। अब ये दिल्ली सल्तनत की अगर बात की जाए तो दिल्ली सल्तनत का जो समय है सन 1206 है। 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत का समय रहा है। उसके बाद में अगर आप ध्यान दोगे कि 1206 की बात है तो 1206 बड़ा ही निर्णायक समय है, क्योंकि ये वो समय है जब भारत में मोहम्मद गौरी की मौत हो रही है। तो मोहम्मद गौरी की जब मौत होती है तो मोहम्मद गौरी के गुलाम ही, मोहम्मद गौरी के जो गुलाम हैं है ना, वो लोग ही दिल्ली सल्तनत को स्थापित करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो सन 1206 में मोहम्मद गौरी की मौत के साथ दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो रही है। तो जो दिल्ली सल्तनत सन 1206 में शुरू हो रहा है उसका समापन कब होगा? उसका समापन होगा 1526 में, जब पानीपत कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। जब पानीपत का पहला युद्ध होगा तो बैटल ऑफ पानीपत। अच्छा, बैटल ऑफ पानीपत में कौन से नंबर का बैटल? तो पहले नंबर का बैटल। तो क्या बोलोगे? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। अच्छा, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किन दो व्यक्तियों के बीच में हुआ था? तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ है वो दो व्यक्तियों के बीच में हुआ है। एक आपने नाम सुना है मुगल बादशाह बाबर का, और बाबर के विरुद्ध कौन लड़ रहे थे? तो बाबर के विरुद्ध लड़ रहे थे लोधी वंश के अंतिम शासक। लोधी वंश के अंतिम शासक का नाम बताइए। आप सबने सुना होगा इब्राहिम लोधी। क्या नाम सुना है? इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को क्या किया था? भगवान के पास पहुंचा दिया था, मतलब उसकी हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद लोधी वंश का अंत किया था और मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई है कि दिल्ली सल्तनत का जो समय है वो सन 1206 से लेकर 1526 तक है। बात समझ में आ रहा है? 1206 से लेकर 1526। अच्छा, अगर ये वर्षों की बात करें तो कितना वर्ष है ये? तो आप देखोगे ये करीबन आपका 320 साल है कि नहीं है? 320 साल है। तो आप याद रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत का जो समय है वो 320 साल कुल मिलाकर है। अच्छा, एक बात बताइए, आजकल जो परीक्षा आ रही है, परीक्षा में क्या केवल साल पूछता है? नहीं, कि जैसे दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो रही है 1206 में, अंत हो रहा है 1526 में, क्या केवल इस तरह सवाल आता है? तो जवाब है नहीं। अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि एनसीईआरटी ऐसे नहीं लिखती है। एनसीईआरटी लिखती है 1206 की जगह 13वीं शताब्दी। क्या लिखती है? 13वीं शताब्दी लिखती है। इंग्लिश में बोले तो इसको लिखती है 13th सेंचुरी, है ना, कि 13th सेंचुरी या 13वीं शताब्दी की शुरुआत में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो रही है, राइट। अच्छा, 13वीं शताब्दी का मतलब क्या है ये भी थोड़ा मैं समझाता हूँ। अगर मैं लिख रहा हूँ 13वीं शताब्दी, अगर मैं लिख रहा हूँ 13th सेंचुरी, 13वीं शताब्दी, तो 13वीं शताब्दी का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि सन 1200 से लेकर 1299 के बीच में जो कुछ भी होगा, 1200 से लेकर 1299 के बीच में जो कुछ भी होगा उसे क्या कहेंगे? 13वीं शताब्दी।
और अगर मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, 16वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी वो समय है जब दिल्ली सल्तनत का समापन हो रहा है, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूँ 16वीं शताब्दी, इसका मतलब क्या है, सन 1500 से लेकर 1599 के बीच में जो कुछ भी होगा उसे क्या बोलेंगे, 16वीं शताब्दी। इसलिए याद रखिएगा कि 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो रही है और 16वीं शताब्दी की शुरुआत में दिल्ली सल्तनत का समापन हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, मैं अगर बोर्ड पे ये लिखूं कि ये कौन सी सेंचुरी चल रही, 21st सेंचुरी चल रही है, तो 21st सेंचुरी का मतलब क्या हो गया, सन 2000 से लेकर 2099 के बीच में जो कुछ भी होगा उसे क्या कहेंगे, 21st सेंचुरी। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो रही है 13वीं शताब्दी में और इसका समापन हो रहा है 16वीं शताब्दी में, तो कुछ गलत कह रहा हूँ क्या? कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूँ। आप एनसीईआरटी पढ़ो क्लास 6 की, एनसीईआरटी पढ़ो क्लास 11 की, नई एनसीईआरटी पढ़ो, पुरानी एनसीईआरटी पढ़ो, कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़ो, आपको साल की जगह पे शताब्दी शब्द का इस्तेमाल ज़्यादातर देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? अब ये जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली के जो सुल्तान हैं, है ना, इसमें कितने राजवंश आए हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली के जो सुल्तान हैं, इनमें आप देखोगे 5 राजवंशों ने शासन किया है, एक एक करके। सबसे पहले आप देखोगे किस राजवंश का शासन था, गुलाम राजवंश। किसका शासन था? गुलाम। गुलाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गुलाम को इंग्लिश में कहते हैं स्लेव डायनेस्टी। तो पहली कौन सी डायनेस्टी है? तो पहली तुम्हारी है भैया स्लेव डायनेस्टी। पहली कौन सी है? स्लेव डायनेस्टी है। स्लेव डायनेस्टी के बाद में अगली डायनेस्टी कौन सी है? तो स्लेव के बाद अगली है खिलजी। अगली कौन सी है? खिलजी राजवंश है। खिलजी है, इंग्लिश में खिलजी ही कहते हैं। थर्ड नंबर पे कौन सी है? तुगलक है। अगली कौन सी है? तुगलक राजवंश है। तुगलक वंश है, इंग्लिश में भी इसको तुगलक डायनेस्टी कहते हैं, कोई नई बात नहीं है। उसके बाद में चौथे नंबर पे कौन सी है? सैयद राजवंश है। कौन सा है? सैयद राजवंश है। बात समझ में आ रहा है? सैयद राजवंश है। और सैयद के बाद में अगला राजवंश कौन सा है? तो लोधी राजवंश है। सैयद के बाद में अगला राजवंश कौन सा है? तो लोधी राजवंश है। तो गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी, ये 5 राजवंश थे जिन्होंने एक एक करके हिंदुस्तान पर शासन किया है। हिंदुस्तान पे नहीं कह सकते हैं हम, दिल्ली के आसपास के इलाके पर शासन किया है। अब इनका समय देख लीजिएगा। तो गुलाम का जो समय है वो 1206 है और 1206 से लेकर 1290 है। ये मोटे मोटे तौर पे याद रखिएगा, गुलाम वंश के लोगों ने 1206 में शासन करना शुरू किया था और 1290 तक शासन किया था। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर मैं यूँ कहूँ कि इन्होंने 13वीं शताब्दी में शासन किया है तो कुछ गलत होगा? नहीं, गुलाम वंश के लोगों ने 13वीं शताब्दी में शासन किया था। डन। उसके बाद में अगर आप ध्यान दोगे खिलजी वंश का, तो खिलजी वंश का समय क्या है? तो जिस समय गुलाम वंश समाप्त हो रहा है तो 1290 से लेकर 1320 तक शासन किया है, करीबन 30 साल शासन किया है। उसके बाद तुगलक का समय कितना है? 1320, जिस समय खिलजी वंश का समापन हो रहा है। और फिर कब से कब तक? 14 से 14 तक शासन किया है। फिर सैयद की बात करोगे तो सैयद वाले जो हैं वो 1414 से लेकर 1451 तक शासन किए हैं। और फिर लोधी की बात करोगे तो लोधी वालों ने 1451 से लेकर 1526 तक शासन किया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको पांचों राजवंश का समय क्लियर हो गया होगा कि गुलाम 1206 से लेकर 1290, खिलजी 1290 से लेकर 1320, तुगलक 1320 से लेकर 1414, तुगलक के बाद में सैयद 1414 से लेकर 1451, लोधी 1451 से लेकर 1526। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसमें सबसे कम समय तक किसने शासन किया है? तो याद रखिएगा, सबसे कम समय तक किसने शासन किया है? खिलजी ने। कितने साल? 30 साल। सबसे अधिक समय तक किसने शासन किया है? 93 साल। 94 पूरा नहीं हुआ था तो 93 साल तुगलकों ने याद किया है। अब आपसे अगला सवाल क्या पूछता है कि जो गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी हैं, इनको आप एग्जामिनर आपसे क्रम में पूछता है कि पहला कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है। अब इसको आप याद करने की कोशिश करोगे तो गलत है। वैसे तो मैं ट्रिक बता देता हूँ, ट्रिक आपको पता होनी चाहिए कि ट्रिक है क्या, क्योंकि ट्रिक अगर पता होगा तो आपके लिए कनेक्ट करना आसान रहेगा। मैं ट्रिक बता देता हूँ, लेकिन इसके पीछे के जो दर्शन है मैं उस दर्शन को बताने की कोशिश करूँगा। जैसे मैं अगर आपको ट्रिक, अब लिखने का स्पेस तो बचा नहीं है लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ। आपने देखो गुड़ खाया है ना, गुड़ खाया होगा, तो गुड़ चूँकि खाया होगा तो गुड़ खा लो। गुड़ कहाँ खा लो? तसले में खा लो। तो गुड़ खा लो तसले में। तो गुड़ आपको कहाँ खाना है? गुड़ खाना है तसले में।
गुड़ फिर से बोलिए कहाँ खाना है, गुड़ खाना है तसले में। यहाँ पे गुड़ का मतलब क्या है, यहाँ पे गुड़ का मतलब है गुलाम, खा का मतलब है खिलजी, ता का मतलब है तुगलक, सा का मतलब है सैयद और ला का मतलब क्या है लोधी। गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोधी, गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोधी, गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोधी। अगर आप गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोधी की बात कर रहे हो बहुत ध्यान से, अच्छी बात है। आपको ये पता चल गया है कि जो 5 राजवंश थे उसमें पहले गुलाम है, गुलाम के बाद खिलजी है, खिलजी के बाद तुगलक है, तुगलक के बाद सैयद है, सैयद के बाद लोधी है। याद करने का तरीका गुड़ खा लो तसले में है। लेकिन सिविल सर्विसेज में इस तरह से पढ़ा नहीं जाता है। सिविल सर्विसेज में एग्जामिनर इसलिए आपसे क्रम पूछता है क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो काम खिलजियों ने, जो काम गुलाम वंश के लोगों ने किया था, उन्हीं चीज़ों को आगे खिलजियों ने बढ़ाया। जो काम गुलाम और खिलजी ने किया था उस काम को तुगलक ने आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन क्या उस काम में तुगलकों को सफलता मिली या नहीं मिली, ये देखने लायक विषय रहेगा। तो गुलाम का संबंध खिलजियों के साथ में है और गुलाम खिलजी का संबंध तुगलक के साथ में है, लेकिन चूंकि तुगलक उन उपलब्धियों को संभाल नहीं पाए, इसीलिए सैयद तक आते आते राजनीतिक सीमाएं घटेंगी, फिर लोधी आएंगे, उसमें कुछ बढ़ोतरी करेंगे। तो चूंकि पांचों का आपस में सह संबंध है, इसीलिए क्रम पूछा जाता है, ना कि इसलिए कि आपको वो चाहता है कि आप याद करके आओ। जैसे आप जानते हो कि कहानी में पहला राजवंश कौन सा है, तो कहानी में पहला राजवंश है गुलाम राजवंश। गुलाम राजवंश जिसको हम क्या कहते हैं, मामलुक राजवंश भी कहते हैं। तो मामलुक का मतलब होता है ऐसे गुलाम, मामलुक का मतलब होता है ऐसे गुलाम। देखो गुलाम 2 प्रकार के होते हैं, स्लेव जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे स्लेव होते हैं, कुछ ऐसे गुलाम होते हैं जो घर का काम करते हैं, कुछ ऐसे दास होते हैं जो घर का काम करते हैं, और कुछ दास ऐसे होते हैं जो युद्ध के अंदर अपना योगदान देते हैं। तो ऐसे गुलाम जिन्होंने युद्ध के मैदान में अपना योगदान दिया है उनको मामलुक कहा गया है। तो मोहम्मद गोरी के जो गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक, या कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम था इल्तुतमिश, या इल्तुतमिश का जो गुलाम था बलबन, वो सब सैन्य मामलों में निपुण थे। इसीलिए एक ऐसा वंश जिसके जो गुलाम थे वो युद्ध के मैदान में अपना रोल प्ले कर रहे थे, इसीलिए गुलाम वंश को मामलुक राजवंश के नाम से भी जानते हैं। और ये राजवंश का समय कितना है, इस राजवंश का समय है सन 1206 से लेकर 1290 तक। अब देखिए सर, इस तरह का कंटेंट आपको विस्तार से अगर आपको पढ़ना है तो उत्कर्ष परिवार आपके लिए कुछ लाया है। उत्कर्ष परिवार की बात करोगे तो उत्कर्ष परिवार आपके लिए दिवाली का ट्रिपल धमाका लाया है। ट्रिपल धमाका, सही बात क्या नाम, ट्रिपल धमाका, जो आपको जो मिलेगा 24 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर, है ना। दिवाली है, इस दिन भैया दूज पड़ रहा है ना। इसमें सिविल सर्विसेज के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं उस पे लगभग आपको 90% तक छूट मिल रही है, अप टू 90%। साथ ही आप जो कोर्स खरीदोगे उस कोर्स के ऊपर आपको 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिली। 3 महीना बहुत होता है, मतलब आपने पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद में आपको लगा कि हम रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, आपका कोर्स ख़त्म हो गया, लेकिन आपके पास में 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी होगी तो आप उसको रिवाइज भी कर सकते हो। साथ ही अगर आपने लाइव जो क्लासरूम से लाइव क्लास चलता है वो वाला कोर्स ख़रीदा है तो साथ में आपको रिकॉर्डेड कोर्सेज भी अवेलेबल होंगे, बिल्कुल फ्री। बात समझ में आ रहा है। तो उत्कर्ष परिवार से जुड़ने का सुनहरा मौका है, कोर्सेज खरीदने का सुनहरा मौका है, आप ज़रूर खरीदिएगा। आपको सबसे बढ़िया क्वालिटी सबसे अफोर्डेबल दाम पे उपलब्ध करवाने का ये हमारा प्रयास रहता है। अब वापस उस टॉपिक के ऊपर आते हैं जिसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा था। मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था कि जो गुलाम वंश के लोग हैं, इस गुलाम वंश के लोगों में आप देखो सभी शासकों को नहीं देखना है। आप गुलाम वंश में देखोगे तो गुलाम वंश के जो पहले शासक हैं उनका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। बात समझ में आ रही है, क्या नाम है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के अलावा अगले शासक का नाम याद रखिएगा, इल्तुतमिश। क्या नाम है, इल्तुतमिश। अगले शासक का नाम क्या है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद में अगला शासक जो आपको याद रखना चाहिए वो है रज़िया सुल्तान। और रज़िया सुल्तान के अलावा आपको जो चौथा नाम आपको याद रखना है वो है गयासुद्दीन बलबन।
तो ये 4 महत्वपूर्ण शासक थे। देखो, किसी भी टॉपिक को पढ़ना चाहिए बहुत ही आसान भाषा में, क्योंकि जब तक आसान भाषा में नहीं पढ़ोगे आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो आप देखोगे कि केवल 4 शासक हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रज़िया और बलबन। बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं है कि बाकी और शासक नहीं है, बिल्कुल पढ़ना है, लेकिन पढ़ाई को कैसे आसान बना के टॉपिक को पढ़ा जाता है मैं ये बता रहा हूँ। तो अगर आप देखोगे गुलाम वंश के समय जो राजनीतिक सीमाएं थी वो कौन क्या क्या थी? हल्का सा अफगानिस्तान का क्षेत्र, हल्का सा अफगानिस्तान का क्षेत्र, पूरा पंजाब का क्षेत्र, पंजाब के अलावा दिल्ली, दिल्ली के बाद में आपका यूपी, दिल्ली के बाद में आपका यूपी, दिल्ली के बाद में आपका यूपी, यूपी के बाद बिहार, बिहार के बाद बंगाल, और बंगाल के साथ हल्का सा एमपी का इलाका, हल्का सा एमपी का इलाका। तो ये थी गुलाम वंश की राजनीतिक सीमाएं। क्या अगर आपसे ये कहें कि गुलाम वंश के लोगों ने, क्या यूँ कहूँ कि गुलाम वंश के लोगों ने पूरे नॉर्थ इंडिया पे कब्ज़ा किया? तो जवाब होगा नहीं, इन्होंने पूरे नॉर्थ इंडिया पे कब्ज़ा नहीं किया था। इन्होंने उत्तर भारत के एक बहुत बड़े इलाके पर शासन किया था, ये सही रहेगा। अगर मैं कहूँ कि गुलाम वंश के लोगों ने उत्तर भारत पर शासन किया, जवाब है नहीं। अगर हम ये कहेंगे गुलाम वंश के लोगों ने उत्तर भारत के एक बड़े इलाके पर शासन किया, आंसर सही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? फिर इस कहानी को आगे किसने बढ़ाया? गुलाम वंश की कहानी को आगे बढ़ाया, गुलाम वंश की कहानी को आगे बढ़ाया, पेन चेंज करते हैं, खिलजी वंश ने। खिलजी राजवंश की बात करोगे तो खिलजी राजवंश का जो समय है वो 1290 से लेकर 1320। इसके जो सबसे प्रमुख शासक हैं जिसका नाम आपको याद रखना चाहिए वो हैं अलाउद्दीन खिलजी। अगर आप अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ोगे तो अलाउद्दीन खिलजी जब गद्दी पर बैठेगा तो उसके हाथ में ये इलाका तो ऑलरेडी था, और जब इसके हाथ में ऑलरेडी इलाका था तो वो कहाँ पे हमला करेगा? राजस्थान, गुजरात। सहमत हो? तो अगर राजस्थान गुजरात जीत जाएगा तो क्या उसका उत्तर भारत पे कब्जा हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। और जब अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत पे अपना कब्जा कर लिया तो उत्तर भारत के बाद वो दक्षिण भारत की तरफ भी नज़र बनाएगा, और इसी का परिणाम था कि महाराष्ट्र पर शासन करने वाले यादव वंश, वारंगल पे शासन करने वाले काकतीय वंश, कर्नाटका पे शासन करने वाले जो होयसला वंश था उस पर हमला किया, और उसके बाद में तमिलनाडु पर शासन करने वाले पांड्य वंश, वहाँ पे हमला किया। तो अलाउद्दीन खिलजी या खिलजी वंश के शासकों ने न केवल उत्तर भारत को जीता बल्कि दक्षिण भारत पे भी अपना कब्जा बनाया कि नहीं बनाया? लेकिन उत्तर भारत दक्षिण भारत में अंतर था। जहां अलाउद्दीन खिलजी के समय उत्तर भारत के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल था, जहां वो अपने गवर्नर, अपने सहयोगियों के सहायता से शासन करता था, वहीं दक्षिण भारत के ऊपर कैसा शासन था? इनडायरेक्ट कंट्रोल था या फिर अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। तो क्या गुलाम वंश की उपलब्धियों को खिलजी वंश के लोगों ने आगे बढ़ाया? बिल्कुल बढ़ाया। फिर कहानी में कौन आ गए? फिर कहानी में तुगलक वंश के लोग आ गए। और तुगलक वंश की बात करोगे तो तुगलक वंश के लोगों के बारे में कहते हैं कि 1320 से शासन करना शुरू किया था और 1414 तक शासन किया। इसके जो शासक हैं जिसका नाम आपको याद रखना चाहिए वो हैं गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद में फिरोज शाह तुगलक, और एक कमज़ोर शासक जिसके मजबूरी है याद करने का उसका नाम है नासिरुद्दीन महमूद। एनएम का मतलब होता है नासिरुद्दीन महमूद। मैं पूरा नाम लिख देता हूँ, मोहम्मद, फिर लिखो बिन, और फिर लिखो तुगलक। यहाँ तुम लिखो भैया फिरोज शाह तुगलक, और तुम भैया यहाँ पे लिख लेना, नासिरुद्दीन महमूद। क्या लिख लेना? नासिरुद्दीन महमूद। मैं साइड में लिख देता हूँ नासिरुद्दीन महमूद। अब तुम देखोगे बहुत स्वाभाविक सी बात, नासिरुद्दीन तुगलक की नासिरुद्दीन महमूद। अगर तुम देखोगे तुगलकों के बारे में, तो तुगलकों के हाथ में ये इलाका उत्तर भारत का प्रत्यक्ष नियंत्रण था और दक्षिण भारत जितना बाकी था जहाँ पे इनका अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। इसीलिए देखोगे कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है, जब मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठेगा तो वो कोशिश करेगा कि जिस प्रकार उसका उत्तर भारत पे कब्जा है वैसा ही कब्जा दक्षिण भारत पर हो जाए। इसीलिए राजधानी दिल्ली से कहाँ परिवर्तित करता है? वो दिल्ली से परिवर्तित करता है दौलताबाद, जो कि महाराष्ट्र में था। क्यों महाराष्ट्र राजधानी लाता है? क्योंकि महाराष्ट्र या दौलताबाद में आ जाएगा तो जिस प्रकार उत्तर भारत पे कब्जा है उस प्रकार दक्षिण भारत पे भी कब्जा हो जाएगा। इसका मतलब गुलाम की उपलब्धियों को
खिलजी ने आगे बढ़ाया और उसी लेगेसी को मोहम्मद बिन तुगलक ने आगे बढ़ाने का प्रयास किया। लेकिन इस काम में मोहम्मद बिन तुगलक को सफलता नहीं मिली। वो पूरे हिंदुस्तान को जीतने के चक्कर में दक्षिण भारत पूरी तरीके से गंवा बैठा और इसीलिए उसकी राजनीतिक सीमाएं घट गईं। दक्षिण का इलाका उसके हाथों से निकल गया। दक्षिण का इलाका उसके हाथों से निकल गया। देखिए निकल गया कि निकल गया। और ये इलाका जब और निकल गया जब गद्दी पर बैठा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के शासन के समाप्त तक आते आते राजस्थान गुजरात का इलाका हाथ से निकल गया। और जब गद्दी पर बैठा नासिरुद्दीन महमूद, तो नासिरुद्दीन महमूद के समय बंगाल, बिहार, MP है ना, और UP, ये सारा इलाका हाथ से निकल गया। अब बचा क्या? अब बचा केवल अफगानिस्तान, पंजाब और दिल्ली। इसीलिए पटकथा में जब तुगलक के बाद सैयद बैठे तो क्या सैयद को तुगलकों का जैसा साम्राज्य मिला? तो जवाब है नहीं। एक मिनट रुकिएगा, ये मेरे पैर के अंदर फंस गया है मेरा माइक, और माइक कह रहा है कि हमको छुड़वा लो, तो छुड़वा दिया मैंने। तो सैयद वंश की बात करें, सैयद वंश का समय कितना है? 1414 से लेकर 1451 तक शासन किया है। और इसके जो प्रमुख शासक हैं है ना, मुबारक शाह हैं। मुबारक शाह का नाम याद रखिएगा, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि जब सैयद वंश गद्दी पर बैठ रहा है तो क्या सैयद वंश के पास में क्या उत्तर भारत पूरा है? तो जवाब है नहीं, उत्तर भारत पूरा नहीं है। उत्तर भारत की जगह पे केवल अफगानिस्तान, पंजाब और दिल्ली है। इसका मतलब इनको उतना बड़ा साम्राज्य नहीं मिला, छोटा साम्राज्य मिला। इसका मतलब जो है तुगलक की लेगेसी को तो खिलजी की लेगेसी को तुगलक संभाल नहीं पाए और सैयद तक आते आते छोटा सा साम्राज्य रह गया था। अब सैयद के बाद में आगे कौन बैठे? लोधी वंश। लोधी वंश का समय क्या है? तो लोधी वंश का जो समय है वो है 1451 से लेकर 1526। और इसके शासक किसको किसको याद रखना है? इसके शासक आपको तीनों याद रखने हैं कि पहला है बहलोल लोधी, ये भी याद रखना है। बहलोल लोधी का बेटा कौन था? बहलोल लोधी का बेटा था सिकंदर लोधी, और सिकंदर लोधी का बेटा कौन था? इब्राहिम लोधी। और ये इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक हैं। सहमत हो कि नहीं सहमत हो? हाँ सर सहमत हैं। पहला है बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, फिर इब्राहिम लोधी। जब ये गद्दी पर बैठते हैं तो ये कुछ ताकतवर थे, और चूँकि ये ताकतवर थे इसीलिए इन्होंने कुछ प्लस किया। इनके हाथ में अफगानिस्तान था, पंजाब था, दिल्ली था, तो इन्होंने UP और बिहार जैसे क्षेत्र पर अपना कब्जा किया। कुछ एक कब्जा इन्होंने मध्य प्रदेश के इलाकों पर भी कब्जा करने की कोशिश की। इसका मतलब सैयद से बड़ा साम्राज्य खड़ा किया लोधियों ने, लेकिन इब्राहिम लोधी इसको संभाल नहीं पाया। इसीलिए आगे जाकर बाबर ने इनको पानीपत के मैदान में हराने के बाद मार दिया। मारने के बाद ना केवल लोधी वंश बल्कि दिल्ली सल्तनत का भी समापन किया और भारत में एक नए दौर की शुरुआत की, वो है मुग़ल साम्राज्य। मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको जो अंडरस्टैंडिंग दिल्ली सल्तनत के बारे में चाहिए थी वो उपलब्ध करवाई है। इसी तरह की सीरीज़ मैं आपको उपलब्ध करवाऊँगा जहाँ पे मैं आपको टफ़ से टफ़ टॉपिक भी आपको कंप्लीट करूँगा। और इस तरह के कोर्सेज़ अगर आपको मुझसे लाइव पढ़ने हैं तो आपके लिए उत्कर्ष परिवार लाया है दिवाली का ट्रिपल धमाका। क्या लाया है? उत्कर्ष परिवार लाया है दिवाली का ट्रिपल धमाका, जहाँ पे 24 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर के बीच में अगर आप कोर्सेज़ खरीदते हो तो आपको कोर्सेज़ के ऊपर 90% तक का डिस्काउंट मिलेगा। और ना केवल 90% तक का डिस्काउंट मिलेगा बल्कि जो कोर्स खरीदोगे उसके ऊपर 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी रहेगी। इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 महीना कि आपने कोर्स कंप्लीट किया, कोर्स कंप्लीट करने के बाद रिवीजन वर्क रह गया है और कोर्स की वैलिडिटी ख़त्म हो गई और दोबारा कोर्स नहीं मिल पा रहा है तो दिक्कत रहेगी। तो 3 महीना जब एक्स्ट्रा रहेगा आपके पास तो आप उसको रिवाइज भी कर सकते हो। साथ ही अगर आप कोर्स खरीदते हो लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स तो उसके साथ में रिकॉर्डेड कोर्स भी आपको मिलेगा, उत्कर्ष एप्लीकेशन पे आपको मिलेगा। तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। हम आपसे मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। आप शुभ दिवाली, हैप्पी दिवाली, खूब सारा एंजॉय कीजिएगा ताकि छुट्टियों के बाद जब आप क्लास में आओ तो आप पूरी ऊर्जा के साथ आ पाओ। शुभ दिवाली, हैप्पी दिवाली। मुलाकात करते हैं दिवाली के बाद। थैंक यू, बाय बाय।